नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 7 सीटों यानी कि रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, दुर्ग, जांजगीर चांपा और सरगुजा के लिए मतदान हुआ। अंतिम चरण में शाम 6 बजे तक तकरीबन 67% वोटिंग हुई। इस दौरान प्रदेश में एक युवती सहित 2 लोगों की मौत हो गई। वही मां बेटा भी घायल हो गए। अंतिम चरण के चुनाव में कांग्रेस बीजेपी के दिग्गज नेताओं सहित 168 प्रत्याशी मैदान में थे। इनमें 26 महिला उम्मीदवार हैं। सबसे ज्यादा 38 रायपुर और बिलासपुर में 37 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी ओर मूलभूत सुविधाओं को लेकर सरगुजा, बिलासपुर और कोरबा में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। रायपुर कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने पोलिंग बूथ पर नींबू पानी पिलाने वालों को बीजेपी का एजेंट बताते हुए धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी जमकर नारेबाजी। 7 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा मतदान 76.22% रायगढ़ में और बिलासपुर में सबसे कम 60.05% हुआ। आंकड़ों पर गौर करें तो 2019 में तीसरे चरण में 71.14% मतदान दर्ज हुआ था। ये इस बार से 4.22% ज्यादा है, जबकि फर्स्ट फेज में 2.25 और दूसरे चरण में 1.3% ज्यादा मतदान हुआ था। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। कुछ मेहमानों को भी आपके साथ जोड़ेंगे, पर सवाल ये भी रहेगा कि पिछली बार से ये जो मतदान प्रतिशत कम हुआ, ये किस ओर इशारा करता है और आज की 7 सीटों पर जो मतदान हुआ है उसमें कौन बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 खास मेहमान आपके साथ जोड़ते हैं। विकास मरकाम जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, और अंशुल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। विकास जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। 7 सीटों पर मतदान प्रक्रिया संपूर्ण हुई। आज क्या लगता है, ये 7 सीटों पर कितनी सीटें बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है? पहला सवाल तो यही आपसे। बिल्कुल, आज लोकतंत्र के महापर्व का आज तीसरा चरण, जिसमें छत्तीसगढ़ के 7 सीटों पर मतदान हुआ। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आज की 7 सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये केवल विश्वास नहीं है, इसका हमारे पास आधार भी है। आप देखिए, जब से छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ है 2000 के बाद से जितने चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी उनमें कम से कम 9 सीटें चुनाव जीती है। और आज तो हमारी सरकार है और विष्णुदेव साय जी के सक्षम नेतृत्व में, आदिवासी नेतृत्व में आज सरकार काम कर रही है। और हमने विधानसभा चुनाव में जो मोदी गारंटी दिया था, उस मोदी गारंटी को हमने पूरा किया है। इसके कारण यह प्रमुख आधार हमारा बनेगा 11 की 11 सीटें जीतने का। ठीक है, ये प्रमुख आधार बनेगा। अंशुल जी, क्या कहेंगे आज के लास्ट फेज के मतदान को लेकर? ये जो मोदी की छद्म गारंटी है, उसका जीता जागता सीधा उदाहरण अगर मैं आपको प्रस्तुत करूं तो ये प्रथम हवन हुआ है इस तीसरे चरण में। और इन 7 सीटों में मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में न्याय की जीत होने वाली है और अन्याय की छद्म गारंटी जो है उसकी हार होने वाली है। मान्यवर, इतिहास गवाह है, जब जब न्याय और अन्याय के बीच में लड़ाइयां हुई हैं, अन्याय के पास संसाधन की कोई कमी नहीं रही है और न्याय के साथ संसाधनों की कमी रही है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने बताया, इतिहास गिनाने का प्रयास किया, तो मान्यवर को मैं बता देना चाहता हूं कि इतिहास बनते ही बदलने के लिए। और इस समय जो देश का दौर चल रहा है, इस समय जो देश में यह हो रहा है कि एक व्यक्ति 1600 करोड़ रुपए प्रतिदिन कमा रहा है और एक व्यक्ति जो है वो 2 वक्त का खाना नहीं खा पा रहा है। एक व्यक्ति जो 1800 रुपए दिन कमा रहा है और एक व्यक्ति हर 1 घंटे में अपनी जान दे रहा है। इन दोनों के खिलाफ में चुनाव हुआ है, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ है। ना केवल छत्तीसगढ़, पूरे हिंदुस्तान में चुनाव हुआ है। आने वाले 4 जून को दूध का दूध, पानी का पानी होगा और न्याय की जीत होगी, अर्थात कांग्रेस की जीत होगी। और छद्म गारंटियां जो हैं, जो झूठी गारंटियां हैं, चाहे वो 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियों की बात से लेके, महिला सशक्तिकरण से लेके, किसानों की आय दुगनी करने से लेके, किसी की भी बात कर लें, वो सब हारने वाला है और न्याय जीतने वाला है और हिंदुस्तान का लोकतंत्र एवं संविधान जीतने वाला। चलिए, ठीक है। विकास जी, एक सवाल जरूर रहेगा जो हमारे पास डिटेल आई, उसमें यह था कि
कोरबा सीट पर बहुत जो ऐसी लड़ाई चली आदिवासी वर्सेस गैर आदिवासी की, ये क्या खबरें आप तक भी आई इस तरह की? कोरबा में स्वयं मैं था। कांकेर के चुनाव के पश्चात माननीय केदार कश्यप जी के नेतृत्व में हम लोगों ने वहां मोर्चा संभाला और वहां ऐसी कोई बात मेरे नॉलेज में नहीं आई। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कोरबा की सीट अच्छे मतों से जीतेगी। इस बार आप देखिएगा मरवाही, पाली तानाखार, रामपुर और भरतपुर सोनहत, इन चारों विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलेगा, प्रचंड लीड मिलेगी। जी, लेकिन एक मुद्दा जो एक मुद्दा जो बना वहां के कई लोगों का ये कहना था कि हमें बीजेपी से कोई आपत्ति नहीं है, बाकी नरेंद्र मोदी जी से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अच्छा होता कि यहाँ पर कोई आदिवासी लीडर ही इस जगह को लीड करे, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा समुदाय जो है वो इसी वर्ग से आता है। तो ऐसा लीडर होना चाहिए जो उस वर्ग की बात को बहुत अच्छे से समझ के फिर आगे तक पहुंचा सके। ये कहीं ना कहीं वहां की जनभावना ऐसा कह रही थी। देखिए, पूरे कोरबा क्षेत्र में दो प्रकार की बातें थी। एक बात ये कि छत्तीसगढ़ में पहली बार किसी असली आदिवासी को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया है। नहीं तो कांग्रेस ने तो नकली आदिवासी को भी मुख्यमंत्री बना के नकली सिक्का को मार्केट में चलाया था। 2000 से 2003 तक आप लोगों को मालूम है। वहीं आज भारतीय जनता पार्टी ने विष्णुदेव साय जी के रूप में सच्चे आदिवासी को भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाया, प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। और इसके साथ ही साथ तेंदुपत्ता संग्राहकों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो न्याय किया, अभी जो न्याय और अन्याय की बात कर रहे थे मेरे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता, उनको मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के साथ लगातार अन्याय किया था। उस अन्याय को न्याय के साथ जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हमारी सरकार तेंदुपत्ता संग्राहकों को 5500 रुपए, 5500 रुपए प्रति मानक बोरा से तेंदुपत्ता की खरीदी करेगी। पिछले 5 साल तक तेंदुपत्ता संग्राहकों को एक नया पैसे का बोनस नहीं मिलता था। हमारी सरकार जो है तेंदुपत्ता का बोनस देगी। हमारी सरकार तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के बहनों को साड़ी, चरण पादुका, पढ़ने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति, ये हम प्रदान करेंगे। ये सब सुविधाएं कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दिया था। कांग्रेस की सरकार ने जो हमारा तेंदुपत्ता है, जिसको हम हरा सोना कहते हैं, उस हरा सोना को काला सोना बनाने का काम किया। लेकिन हम आदिवासियों के आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए सुविधाएं देंगे और सही कीमत देंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आदिवासी समाज है। और दूसरी तरफ ज्योत्सना महंत, इनके प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी है, वो क्षेत्र में 5 साल, पूरे 5 साल कहीं नहीं गई। उसका भी भारी नुकसान कांग्रेस को कोरबा लोकसभा क्षेत्र में होने वाला है। ठीक है, ये बात आपने कही। और एक चीज मैं जरूर पूछूंगा, क्योंकि आज का जो लोकसभा क्षेत्र है इसमें कई बड़े लोकसभा क्षेत्र है और बहुत चर्चित, जिसमें दुर्ग है, कोरबा की आप बात बता ही रहे थे, अभी हम लोग कर ही रहे, और रायपुर है, इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र भी आता है। तो किस तरह से आज का अगर 7 लोकसभा क्षेत्र हम देखें तो इसमें बीजेपी कितना सीट मान के चल रही है कि हाँ इतना सीट हम जीत जाएंगे? निश्चित रूप से 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। प्रदेश में 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आपने भी इस चुनाव को कवर किया होगा, आपने भी देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कैसे सुनामी बह रही है, कैसे मोदी जी को लोग हाथों हाथ उठा रहे हैं, कैसे लोग मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। आपने भी इन चीजों को कवर किया होगा। आप यदि तुलना करना चाहते हैं तो मोदी जी की सभाएं हुई है, उन सभाओं को आप देख लीजिए। और उसके दूसरी तरफ राहुल गांधी की जो सभा जगदलपुर में हुई थी, प्रियंका गांधी की जो सभा बालोद में हुई थी, दोनों सभाओं को देख के भी आप अंदाज लगा सकते हैं कि क्षेत्र की जनता किसके तरफ है। और मैं आज की भी बात आपको बताता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी के जो पंडाल लगे होते हैं मतदान केंद्र के बाहर में, वहां पर भारी संख्या में लोग आए, जबकि कांग्रेस के कई पंडाल सुने रहे, उस पंडाल पर कोई नहीं है। चलिए मैं जवाब ले लेता हूं अंशुल जी से। अंशुल जी, असली और नकली आदिवासी की बात करते करते आदरणीय बीजेपी के प्रवक्ता ने
बीजेपी के प्रवक्ता ने हमारे आदिवासी समाज को और तबके को आप ही के लाइव डिबेट में कितना नीचे कर दिया, वो इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। इन्होंने अभी इस बात को बताया कि हमने चरण पादुकाएं और साड़ी देने का काम हम आदिवासी महिलाओं के लिए कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये हो सकता है कि आज वह महिला इतनी सक्षम नहीं है कि वो चरण पादुकाएं खरीद सकती हैं और साड़ियां खरीद सकती हैं, जबकि हमारी कांग्रेस की जब सरकार हुआ करती थी तब वो चरण पादुकाएं खरीद भी सकती थी और अच्छे अच्छे नेताओं को चरण पादुकाएं दे भी देती थी। ये पिछले 5 वर्षों का असली और नकली में मैंने आपको अंतर स्पष्ट कर दिया। और मैं ऐसे ही बढ़ते विकसित भारत में बैठा हुआ हूं मान्यवर, रामपुर की राजधानी में ऐसा बैठा हुआ हूं कि जैसे बढ़ते हुए विकसित भारत में ये कहा जाता कि अब बिजली नहीं जाने वाली है, लेकिन इसी लाइव डिबेट में मैं कम से कम 3 बार बिजली जा चुकी है। ऐसी शायद सरकार मेरे छत्तीसगढ़ के लिए उत्प्रेरक और प्रेरणा का काम कर रही है। आपको मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं। और आपने बोनस की बात कही, बहुत खूबसूरत बात कही। बोनस की बात तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी कही थी। सन 2018 में जब हमारी सरकार आई थी तो इस देश में भूतो न भविष्यति ऐतिहासिक तौर पर धान को समर्थन मूल्य से ऊपर 2500 रुपए में, लगभग 2500 रुपए में खरीदने का काम किसी ने किया था तो वो कांग्रेस की सरकार ने किया था। और उसी के चलते आपकी ही सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार जिसको आप कहते हैं, उत्तर प्रदेश में आज भी आप वही धान जो है वो 1200 रुपए से लेकर 1300 में खरीदते हैं। बिहार में 1650 रुपए में खरीदते हो। मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में तो आप 1600 रुपए में खरीदते हैं। ये दोहरे चरित्र की और मनुवाद की राजनीति अगर कोई करता है तो मैं समझता हूं कि सिर्फ बीजेपी करती है। मैंने आपको अभी स्पष्ट किया ना कि एक व्यक्ति जो है मेरे हिंदुस्तान में 1600 करोड़ रुपए प्रतिदिन कमा रहा है और एक व्यक्ति 2 वक्त की रोटियों के लिए तर काट रहा है। और हमारा देश का हंगर इंडेक्स में 170वें 165 देशों में से 170वें स्थान पर नाम है। और ये कहते हैं कि मोदी जी जब से आए हैं तब से मोदी जी ने 2 वक्त का खाना हमारे यहाँ पर दिया है। देश में 80 लाख लोग आज भी लाइन में लगे हुए हैं। भाई साहब, मोदी के महकामे से निकलने का प्रयास करिए और देश के महकामे को, संविधान को पढ़ने का प्रयास करिए, ताकि हो सकता है कि जब इतिहास में हमारा और आपका नाम दर्ज हो तो आपका नाम टूटने वालों में से नहीं, जोड़ने वालों में से हुआ। मोदी जी ने मेरे देश का 350 मैट्रिक टन सोना पिछले 1 महीने में गिरवी रख दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा स्कैम सबसे बड़ा किया है। इन पर बात करिए। मोदी जी आ रहे हैं, सगुफा गढ़ रहे हैं, इस पर अब जनता जनार्दन वोट करने वाली नहीं है मान्यवाद। अब देश में जो ज्वलंत और न्याय के मुद्दे होंगे उस पर बात करिए। आप ये बताइए कि 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार आपने क्या किया, किसानों की आय दुगनी करने के लिए आपने क्या किया, लागत मूल्य 2.5 गुनी बड़ी कर दी आपने, कि आपने कृषि उपकरणों पे 18% से लेकर 28% तक जीएसटी लगा दिया। आपने क्या किया किसानों के लिए, इसको स्पष्ट कर दिखाइए। मेरे देश में हर 1 घंटे में 2 किसानों की आत्महत्या कर रहे हैं। हर 1 घंटे में मेरे यहाँ पर 3 लड़कियों के साथ रेप केस हो रहे हैं। आपने महिला सशक्तिकरण के लिए ये किया। 100 स्मार्ट सिटीज तो बन गई होंगी। उस 100 स्मार्ट सिटीज में इनके 2-3 स्मार्ट सिटीज में तो माननीय प्रवक्ता के 2-4-5 तो प्लाट भी होंगे। इनसे पूछिए ना कितने प्लाट खरीद लिए हैं इन्होंने, कश्मीर में कितने प्लाट खरीद लिए। देश के ज्वलंत मुद्दों पर बात करेंगे तो मैं समझता हूं कि दशा और दिशा जो है लोकतंत्र को बचाने की होगी। चलिए जवाब ले लेते हैं। विकास जी, क्या ये सही बात है? अंशुल जी कह रहे हैं कि बीजेपी ज्वलंत मुद्दों पर बात नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ज्वलंत मुद्दों पर ही क्या, हम अपने जो 10 साल के कार्यकाल है उस पर भी बात करना चाहते हैं। परंतु कांग्रेस जो है वो नहीं चाहती कि विकास के मुद्दे पर ये चुनाव हो। कांग्रेस जो है वो लोगों को बहकाना चाहती है, लोगों को भटकाना चाहती है, लोगों को भ्रमित करना चाहती है। अरे भैया, मैंने 100 स्मार्ट सिटीज का बात पूछा ना आपसे, इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा, की बात पूछी ना। ठीक है, देखा होगा। मिश्रा जी, विकास जी की बात हो जाने दीजिए। अंशुल जी, आप कौन से मुद्दे लेके चुनाव, आप कौन से मुद्दे को लेके चुनाव प्रचार में जा रहे हैं? आपको मैं बताना चाहता हूं, आप तो राजधानी में बैठे हैं, मैं कांकेर क्षेत्र से आता हूं, मैं बस्तर क्षेत्र घूमा हूं, मैं कोरबा घूमा हूं, आदिवासी क्षेत्रों में घूमा हूं। आप वहां लोगों को बहका रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। यहाँ पर लाइट नहीं है, छत्तीसगढ़ में भैया, वो संविधान मेरे बदल देंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी में लाइट कटौती हो रही है भाई साहब, ये लाइव एग्जांपल दे रहा हूं। जबकि संविधान, मैं डिबेट करने में सक्षम हो जा रहा हूं। देखिए, आप संविधान बदलने की बात करते हैं, जबकि संविधान को अपने अलमारी में रखने का काम इंदिरा गांधी ने किया था। भाई साहब, आपको मालूम होगा 1975 में जब 100 स्मार्ट सिटीज बन गई क्या, उस समय जो है संविधान को आपने दुगनी हो गई क्या, आप जो है आदिवासी क्षेत्रों में, ये 3 प्रश्न का जवाब दीजिए। चलिए, आप एक प्रश्न क्षेत्रों में जाके, आदिवासी क्षेत्रों में जाके आप लोगों को ये बहका रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, जबकि आरक्षण का यदि सबसे बड़ा कोई विरोधी है तो कांग्रेस विरोधी है। हमने छत्तीसगढ़ में देखा है कि कैसे आपने हमारे 32% आरक्षण को खत्म करने का
कुचक्र रचा। कैसे ठीक है, विकास जी की बात हो जाने दीजिए अंशुल जी, फिर मैं जवाब देता हूँ। अंशुल जी आ रहा हूँ। को अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बना के कैबिनेट मंत्री के पद से नवाजा। कैसे 27% आरक्षण ओबीसी के लोगों को जो मिलना था, जिस उस विधेयक को हाईकोर्ट लेकर जाने वाले कुणाल शुक्ला को आपकी सरकार ने कबीर शोध संस्थान का अध्यक्ष बना के उसको राज्य मंत्री के रूप में उनको नवाजा। आप जो है आरक्षण विरोधी लोगों को आप लोगों ने नवाजा, इसलिए आपको आरक्षण पर लोगों को बहकाने की जरूरत नहीं है। विकास जी को मैं जवाब देता हूँ। चलिए, आपसे मैंने ज्वलंत मुद्दे पे 2-3 प्रश्न किया, 100 स्मार्ट सिटीज का किया, आप जवाब नहीं दे पाए। ठीक है, अब मैं आपके आरक्षण का जवाब देता हूँ। विकास जी बता रहा हूँ आपको। ठीक है अंशुल जी, उनकी बोलिए अंशुल मिश्रा जी। इनने तो जवाब नहीं दे पाए, लेकिन मैं कांग्रेसी हूँ, जिम्मेदार देश का व्यक्ति हूँ, मैं जवाब देना समझता हूँ कि जवाब देना चाहिए। जवाब वही दे सकते हैं जिनके पास जवाब होता है। प्रश्न के प्रति प्रश्न खड़ा करना मैं समझता हूँ कि द्वेष पूर्वक राजनीति का परम हिस्सा होती है। इन्होंने आरक्षण की बहुत सुंदर बात करी। आरक्षण कब लागू हुआ था, आरक्षण का थोड़ा सा ये इतिहास पढ़ लेंगे और अपने एकात्म परिसर में बता देंगे तो इन्हें पता चल जाएगा कि आरक्षण की शुरुआत कब और कहां और किस कंडीशन में हुई थी। पहली बात। दूसरी बात, अगर छत्तीसगढ़ की में आरक्षण की बात करें तो विधानसभा के शुभ मंदिर में, अरे मैं जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, विकास जी जवाब ले लेते हैं, विकास जी जवाब सुन लेते हैं। सुन तो लीजिए, आपको सुना मैं। विकास जी जवाब सुन लेते हैं, बहुत कम समय बचा है, जवाब सुन लेते हैं। ऐसे जनता में, इसमें जनता का समय बर्बाद होगा। छत्तीसगढ़ के शुभ मंदिर में, विधानसभा के शुभ मंदिर में आदरणीय भूपेश बघेल जी आरक्षण का बिल पास कराते हैं, जिसमें बीजेपी के सारे नेता सर्वसम्मति से, सर्वध्वनि से आरक्षण के बिल को पास करते हैं। और आदरणीय उइके जी ये कहती हैं कि आप लोग सभी विधायक बैठकर आरक्षण के बिल को पास कर लीजिए, मुझे सिग्नेचर साइन करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसी राजभवन को राजनीतिक हथकंडा करते हुए राजनीतिक कबड्डी का मैदान अगर कोई बनाता है तो आपके बीजेपी के विकास जी आप जवाब दीजिएगा, विकास जी आप जवाब दीजिएगा। पहले अंशुल जी की बात हो जाए, पहले अंशुल जी की बात हो जाए। आप बोलिए 14 विधायक आप गलत बोलेंगे तो मैं बिल्कुल बीच में बोलूंगा। आप अपने समय में जवाब दीजिए, फिर आप बीच में नहीं बोल पाएंगे। मैं आपसे ज्यादा युवा हूँ। आपके सारे नेता उसको राजनीतिक हथकंडे बनाते हैं और उसके बाद शायद सरकार आ जाती है। 4 महीना 5 महीना हो गए भैया शायद सरकार को। क्यों वह विधेयक जो है आज भी लंबित धूल खाते हुए पड़ा है? जब आप आरक्षण के समर्थन में हैं, आदिवासियों के समर्थन में हैं, विशेष प्रेम आदिवासियों से करते हैं, चरण पादुकाएं और साड़ी भी प्रदान करते हैं, जबकि उनकी आय में वृद्धि अगर आप नहीं करते हैं तो आपने विधेयक पास क्यों नहीं कर दिया? कैबिनेट की तो 5-5 बैठकें हो चुकी हैं। पूछ लीजिए एक बार, आदिवासी मुख्यमंत्री जी हैं मेरे छत्तीसगढ़ के, उनने विधेयक आज दिनांक तक पास क्यों नहीं किया? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा उनसे क्या कहा कि उस विधेयक के ऊपर आज जो है वो फाइलों के ऊपर वो साइड हो चुकी हैं, वो फाइलें आज काम नहीं कर रही हैं। आपको भी नहीं पता वो फाइल कहाँ है। आज भी राजभवन के शुभ मंदिर में वह रखी हुई है। एक बार उठाइए उस विधेयक को, पारित कर दिया। आरक्षण के ऊपर आप राजनीति करिए, लेकिन छद में राजनीति मैं समझता हूं करना उचित नहीं है। ओरिजिनल राजनीति अगर किसी ने की है, कर्म नीति अगर किसी ने की है तो आदरणीय भूपेश बघेल जी ने की थी। उस समय अनसुईया उइके जी ने। चलिए अब जवाब ले लेते हैं। अब आप देखिए मुद्दा महत्वपूर्ण हो गया, मुद्दा महत्वपूर्ण हो गया। विकास जी से जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल। और विकास जी, मैं रायपुर राजधानी में बैठा हूँ, यहाँ पर लाइट नहीं है, लाइट जाना होता है। और यहाँ पर पहले जब होता था आज घर में बिजली का बिल आधा आता था आपका। चलिए आज मौसम भी बहुत जगह खराब है। ठीक है, बोलिए। देखिए, आरक्षण विधेयक के बारे में मुझको लगता है कि मेरे साथी प्रवक्ता को जानकारी नहीं है कि आरक्षण विधेयक क्यों राजभवन में रुका। क्यों राजभवन में रुका? राज्यपाल जी ने बार बार पत्र लिखा कि आरक्षण विधेयक का प्रमुख आधार कांग्रेस की इस सरकार ने क्वांटिफाइबल डाटा के रिपोर्ट को बनाया। अरे मान्यवर, अब क्वांटिफाइबल डेटा के उस रिपोर्ट को कांग्रेस की सरकार ने न तो विधानसभा में पेश किया और न ही महामहिम राज्यपाल के फिर झूठ बोला किया। आप सबसे बड़ा झूठ है। आप रिकॉर्ड उठाइए। सबसे बड़ा अजय चंद्राकर जी ने विधानसभा ब्रजमोहन अग्रवाल जो आपके बीजेपी के प्रत्याशी, जवाब सुन लीजिए प्लीज। जवाब झूठ है ये, सबसे बड़ा जानकारी है। मुझको जानकारी मुझे भी जानकारी रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। क्वांटिफाइबल डेटा के 14 विधायकों ने समर्थन क्यों किया? सार्वजनिक नहीं किया गया। 14 विधायक नहीं, के 14 विधायकों ने समर्थन क्यों किए थे भैया? जितने विधायक थे सभी विधायकों ने समर्थन किया और उसी झूठ बोल के जा रहे हैं सर। अजय चंद्राकर जी ने विधानसभा की कार्रवाई में कहा कि क्वांटिफाइबल डाटा जो है उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक करना आवश्यक है। परंतु विकास जी उस क्वांटिफाइबल डाटा में क्या चीज है आपके 14 विधायकों ने समर्थन दिया था।
और आपकी सरकार आ चुकी है विकास जी। सर्वसम्मति विकास जी, से आपकी सरकार आ चुकी है, इस बात को आप मानते हैं ना? बीजेपी से द्वारा जनित प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, दो मुख्यमंत्री हैं। अब क्या समस्या आ रही है भैया? अगर आप इतने सही हैं, पाक साफ स्वच्छ हैं, तो कोई समस्या नहीं है। पांच विधानसभा की बैठकें हो चुकी हैं, 9 कैबिनेट की बैठकें होती हैं। आपने आरक्षण के लिए क्या कर दिया, ये बताइए। आप झूठ बोलकर नहीं जा सकते। ब्रजमोहन अग्रवाल जी ने क्वांटिफाइड डाटा के लिए क्या बयान दिया, आपको पता भी है? अगर आप उपाध्यक्ष रहे तो ब्रजमोहन अग्रवाल का बयान पता होगा। पूरी बात आप मेरी सुन लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, पूरी बात सुनिए। इस समय ये आरक्षण का विधेयक विधानसभा में लाया गया था। उस समय 32% आरक्षण वाला जो विधेयक था वो अपास घोषित हाईकोर्ट से हुआ था, और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया, चक्का जाम किया, आंदोलन किया। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट गए। चलिए सर, अब समय सीमा अब समाप्त हो रही है। मैं शुक्रिया करूंगा विकास जी का, अंशुल जी का, 30% आरक्षण हमारा सुरक्षित हमारे साथ बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का, शुक्रिया। आज हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ में अंतिम चरण के हुए मतदान को लेकर। चुनाव छत्तीसगढ़ में अब संपन्न हुए तीसरे चरण के साथ। 2014 में इसी छत्तीसगढ़ में मोदी लहर के साथ भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीटें जीती थी, जबकि एकमात्र सीट जीतकर ताम्रध्वज साहू आए थे। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 9 सीटें जीती, जबकि 2 सीटें कांग्रेस ने जीती। अब हम बात कर रहे हैं 2024 की। छत्तीसगढ़ में वैसे तो बीजेपी ने, आपको भी पता होगा, नारा यही दिया 11 में 11, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि चुनावी नतीजे जब आएंगे तो इनका 11 में 11 का नारा धराशायी हो जाएगा। कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीतती हुई दिखाई देगी। तो फिलहाल के लिए इस बड़ी बहस में इतना ही।